वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। जेनेटिक्स का आज हमें लास्ट टॉपिक देखना है, जिसमें हम देखने वाले हैं मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। बहुत ही सिंपल है, ये टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा चीजें नहीं है। अगर आप लेक्चर अच्छी तरीके से देखते हैं तो सारी चीजें यहीं पर रट जाएगी। जितने भी पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, हम कंप्लीट पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं मानव अनुवांशिकी मतलब ह्यूमन जेनेटिक्स। इसमें हम करते क्या है बच्चा, इसमें हम अनुवांशिक लक्षणों और अनुवांशिक सुधार। अब देखिए अनुवांशिक लक्षण और सुधार क्या हो सकते हैं। जैसे अनुवांशिक लक्षण की बात करता हूं, कौन से कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये तो पहली बात रही। अब हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। सपोज दैट किसी को कोई बीमारी हो गई, हीमोफीलिया वगैरह हो जाती है, वर्णांधता वगैरह हो जाती है, जो क्या हम इन अनुवांशिक बीमारियों में कुछ सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जेनेटिक्स में। और इसी को हम बोलते क्या है, इसी को हम सुजनकी बोल देते हैं। इस सब अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम सुजनकी बोलते हैं। इसको, इस वर्ड को सर्वप्रथम बोला किसने था और इसके फादर कौन है, तो एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने सर्वप्रथम इसका यूज किया और इन्होंने मानव के अनुवांशिक लक्षणों में कुछ सुधार किए और एक नींव डाली। इन्होंने बताया कि मानव में कुछ सुधार किए जा सकते हैं और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सुजनकी भी बोल दिया जाता है। आई होप सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजों को देखते हैं। अब देखिए, जब हमने मानव पर अध्ययन करना चालू किया, अनुवांशिक अध्ययन करना चालू किया, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, तो हुआ क्या, बहुत सारी कठिनाइयां आई। क्यों कठिनाइयां आई? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया आओ, मैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो क्या आप करने देंगे? नहीं करने देंगे। इसी तरह कोई नहीं करने देता है। ह्यूमन जो होते हैं, आपको पता है कि एक व्यक्ति की जान की कीमत कितनी होती है। हम अपने ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, केवल कुछ कैरेक्टर का अध्ययन कर सकते हैं जो कि मानव पर होते। सपोज दैट आपको हीमोफीलिया हो गई, तो मैं आपके ऊपर अध्ययन कर सकता हूं। अब आपको हीमोफीलिया करवा नहीं सकता मैं, ठीक है। जबकि प्लांट में क्या होता था, मेंडल क्या करते थे, कुछ भी कर देते, कुछ जो उनको जरूरत है वो प्लांट में कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझको जरूरत है हीमोफीलिया का अध्ययन करने की, सपोज दैट मैं हीमोफीलिया का अध्ययन करना चाहता हूं, तो मैं उसी व्यक्ति के ऊपर कर सकता हूं जिसको हीमोफीलिया है, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर कि भाई तुम आ जाओ, मैं तुमको पैसे दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर हीमोफीलिया करवाऊंगा, तुम्हारे ऊपर अध्ययन करूंगा, तो कितना भी पैसा मैं आपको दे दूंगा, आप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि, तो चलिए देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो एनसीईआरटी कहती है कि एक तो हमारी सेल बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। अब सेल तो छोटी है ही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ अगर मैं क्रोमोसोम की बात करता हूं, तो वो भी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा पर पाए जाते हैं। किस पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा पर पाए जाते हैं? आपको पता है टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र हम में पाए जाते हैं। एक तो सेल इतनी ज्यादा छोटी है कि हमें अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो गया। दूसरी बात ये आती है, सब लोग सबसे पहले अपना देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखना ही है, अपना ह्यूमन नेचर, ये सब चीजें हो जाती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रयोग करने की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे यहाँ पर प्रयोग, ज्यादा आप प्रयोग नहीं कर सकते मानव पर। केवल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अध्ययन कर लीजिए, लेकिन अगर प्रयोग की बात आती है, एक्सपेरिमेंट की बात आती है, तो आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। छोटे मोटे, ठीक है, बहुत छोटे मोटे, बहुत बारीक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन जिनमें थोड़ा सा अगर 2 से 3% भी खतरा है, तो आप मानव के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका जीवन काल जो है वो अधिक होता है। अब ये बताइए, अगर इनका जीवन काल अधिक है, अब मेंडल थे और मॉर्गन थे, उन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। अपने एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो जल्दी जल्दी देख सकते थे, ठीक है, क्योंकि जीवन काल छोटा है। अब मानव पर आप लगे एक्सपेरिमेंट करने, सपोज दैट आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपका जीवन काल मेरा जीवन काल बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन काल अधिक होना एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज था। साथ साथ इसका एक एडवांटेज भी था, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं एडवांटेज पढ़ाऊंगा, अभी मैं कमियां पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो नेक्स्ट बात आती है, संतान दर की उत्पत्ति कम होती है। क्यों कम होती है? आपको पता ही है कि मानव में आप मनचाही संतान नहीं पा सकते कि भाई आप रिप्रोडक्शन कराए और संतान पा गए, फिर उसका क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि ड्रोसोफिला और पेड़ पर, मटर के पदप पर ये मेंडल और मॉर्गन करते थे, ठीक है। ऐसा आप मानव पर नहीं कर सकते हैं। हाँ, मानव की जो संतान हो रही हैं, आप उन पर बिल्कुल अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उन पर अध्ययन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मैंने बताया ना, एक्सपेरिमेंट वैसे वाले एक्सपेरिमेंट जिसमें 1% का खतरा नहीं है। मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप नहीं, चाहे अब आप हीमोफीलिया करवा दिए, वर्णांधता करवा दिए, एड्स करवा दिए, कैंसर करवा दिए, मर जाएगा बेचारा वो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इनकी कमियां तो हमने देख ली, ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि भैया जब इतनी ही कमियां थी, तो क्या इसका अध्ययन हम क्यों, पर फिर कैसे हम इसका अध्ययन कर पाए, ठीक है। तो हाँ, कमियां तो बहुत सारी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जहां पर बहुत सारी कमियां होती हैं वहां पर कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। उन्हीं को देखते हुए हमने अनुवांशिक कैरेक्टर के बारे में कुछ जाना, अनुवांशिक कैरेक्टर को बहुत सा बारीकी तरीके से देखा। वो कैसे देखा, देखिए। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जीवन काल अधिक होना हमारे लिए एक डिसएडवांटेज था, लेकिन मैंने बताया था वहीं कि साथ साथ ही हमारे लिए एडवांटेज भी था। क्यों था एडवांटेज? देखिए, अगर जीवन काल अधिक है तो लंबे समय
बाद करेक्टर, जैसे मैं एड्स की बात करता हूं तो आपको पता है एड्स 15 से 16 साल 20 साल बाद तो अपने आप को दिखाता है कि हाँ मैं तुम में हूं, जबकि होता बहुत पहले से है। मतलब यहां पर जो अगर आप देखेंगे तो 20-20 साल का 25-25 साल का फर्क आ रहा है। यानी जीवन काल अधिक होने का एक एडवांटेज ये हो सकता है कि जो बहुत बीमारियां हम में हैं जो कि लेट में प्रकट होती हैं, हम उनका अध्ययन आसानी तरीके से कर सकते हैं और स्टेप वाइज स्टेप कर सकते हैं। मतलब कि आज है सपोज दैट आज मुझ में हीमोफीलिया हुई, फिर कुछ दिन बाद कौन सी स्टेज बदल रही है, वो टाइम कितना था, कितने दिन बाद उन्होंने स्टेज को बदला, ऐसे हम अच्छी तरीके से अध्ययन को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा बात ये है, अभी मैंने आपको बताया था ज्यादा संतानें इस पर नहीं की जा सकती है। आपको पता ही है ज्यादा संतानें पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है अगर मैं आपके घर जाऊं और आपके मम्मी पापा से पूछूं कि क्या आपके दादा मतलब आपके मम्मी पापा में क्या आपके हीमोफीलिया था या शुगर वगैरह था क्या, तो ऐसे करके मैं परिवार में किसी परिवार के मेन सदस्य से जो कि आपके पापा या मम्मी होंगी, उनसे मैं अपने पूरे परिवार के बारे में जानकारी ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। 1-2 पीढ़ी की जानकारी तो मिल जाएगी मुझको और 1-2 पीढ़ी तो आप होंगे। ठीक है, फिर आप भी अपने बच्चों की जानकारी मुझे दे सकते हैं। तो ऐसे करके कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाँ हम देखते नहीं है सामने से, पूछ कर ही करते हैं कि क्या आप में थी हीमोफीलिया, अगर आप में है फिर आप देखेंगे कि यार इसके बच्चों में भी है, बच्चों के बच्चों में भी आ गई, तो आपको एक चीज पता चल गई कि जो हीमोफीलिया है वो ट्रांसफर हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है और केवल लड़कों को हो रही है, लड़कियों को हो ही नहीं रही है, केवल लड़कियों को हो रही है, लड़कों को नहीं हो रही। तो ऐसे करके आप अध्ययन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हीमोफीलिया हो गए, कैंसर हो गए, इनको आप अच्छी तरीके से इनका सबसे बेहतर अध्ययन अगर करना चाहें तो मानव ही है। जैसे आपको कैंसर के बारे में मानव में अध्ययन करना है तो आप बेहतरीन तरीके से मानव में कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन प्राणी मानव माना जाता है। भले ही आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन देख तो सकते हैं कि कैंसर कैसे हो रहा है, उसकी स्टेज कैसे बदल रही है, उसको सही कैसे किया जा सकता है, क्या क्या चीजें इस पर पॉसिबल है, ये सारी चीजें आप मानव पर देख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट में मैंने चार्ट बना दिया, सिंपल सा चार्ट है। ये एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ, 1-2 करेक्टर इसके एनसीईआरटी पर दिए हुए हैं। तो चलिए चार्ट को देखते हैं। अब देखिए जो चार्ट है, यहाँ पर चैप्टर लिख गया है यार गलती से, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप, चैप्टर की जगह करेक्टर कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे? करेक्टर कर लेंगे। फिर ये डोमिनेंट है, रेसेसिव है। अगर मैं आइस की बात करता हूं, आइस की किसकी बात करता हूं? आइस के कलर की बात करता हूं। तो आपको पता है कि जो आइस का कलर है, अगर मैं बात करूं डोमिनेंट क्या है, मतलब प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, तो आप कहेंगे ब्राउन और ब्लैक कलर की अगर आइस होंगी तो प्रभावी होंगी, और अगर रेसेसिव की बात करता हूं मतलब अप्रभावी की बात करता हूं तो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करता हूं गाल की बात, सपोज दैट मैं करता हूं, तो अगर मैं डिंपल वाले गाल है ना, डिंपल वाले गाल, तो वो कौन सा होगा? डोमिनेंट होगा। और अगर सामान्य गाल है आपके पास तो कौन सा होगा? रेसेसिव होगा। ऐसे करके करेक्टर हैं जो कि आपको स्वयं से याद करने हैं, बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में चढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूं, इसकी स्टडी के लिए कुछ चार्ट दिए गए थे, आपको पता होगा, कुछ बॉक्स ऐसे करके बॉक्स बने होते हैं, और फिर उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम अध्ययन कर सकते हैं। और ये किस लिए बनाया गया? अध्ययन को सुगम मतलब कि सरलता पूर्वक करने के लिए हम ये चार्ट या मतलब चित्रों का यूज करते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है, आप दिमाग इसमें नहीं लगा सकते। अगर आपने पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं याद, मतलब क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।